हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक बहुत ही बड़ा सा डेफिनेशन लिखा हुआ है, जिसे आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको ये कुछ भी ना समझ में आए अगर आप सी प्लस प्लस स्टार्ट कर रहे हैं पहली बार। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझने के लिए ये जो डेफिनेशन लिखा है इसे समझना बहुत ज़रूरी है। और ये इसी डेफिनेशन के ऊपर हमारे कुछ 3-4 वीडियोस जो हैं वो आगे नेक्स्ट होने वाले हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या लिखा है ये ही समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कंसेप्ट को समझ लेंगे, फिर उसके बाद हम फिर से इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे, तब हमें ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आएगा। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस में शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक्स जो है वो पता होने चाहिए, जो आई होप कि आपको पता होंगे अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। तो वो है सी प्लस प्लस के डेटा टाइप्स। सी प्लस प्लस में हमारे पास 3 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं: बिल्ट इन डेटा टाइप्स, डिराइव डेटा टाइप्स और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। बिल्ट इन डेटा टाइप्स जो है वो होता है इंट, कैर, फ्लोट, डबल, बूलियन, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। ठीक है। अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये डेटा टाइप्स होता क्या है। जैसे नॉर्मली हम कोई वेरिएबल अगर बनाते हैं, जैसे हमने लिखा इंट ए इज इक्वल टू 10, राइट। तो ये जो इंट है ये क्या है, ये है मेरा डेटा टाइप। डेटा टाइप यानी कि मेरे इस ए नाम के वेरिएबल में, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से देखना, इसमें ये जो मेरा ए नाम का वेरिएबल है इसके अंदर जो डेटा है वो डेटा किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है या फिर कैरेक्टर टाइप का है, ठीक है, या फिर फ्लोट टाइप का है, ठीक है, या फिर बूलियन टाइप का है, बूलियन में आपका ट्रू या फॉल्स आ जाता है, या फिर आपके स्ट्रिंग टाइप का है, किस टाइप का डेटा है, ठीक है, किस टाइप का डेटा है ये बताता है मेरा डेटा टाइप्स। तो हमारे पास बिल्ट इन डेटा टाइप्स जो है वो 3 होते हैं: इंट, कैर, फ्लोट, डबल। ठीक है। फिर बूलियन होता है, लॉन्ग इंट होता है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन जनरली हम लोग ये यूज़ करते हैं इंट, कैर, फ्लोट, डबल। तो इसे कहते हैं डेटा टाइप, जो हमने बहुत बार यूज़ किया है। फिर उसके बाद है डिराइव्ड डेटा टाइप्स। अब डिराइव्ड डेटा टाइप्स का क्या मतलब है? डिराइव्ड डेटा टाइप्स का मतलब ये है कि ऐसे डेटा टाइप्स जो बिल्ट इन डेटा टाइप को यूज़ करके बनाया गया है, हमने वहीं से डिराइव किया है बिल्ट इन टाइप से। ठीक है। जैसे हमने एरे देखा, तो एरे क्या है? एरे अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं अगर एक ऐसे एक एरे बनाऊँ, ठीक है, तो ये क्या है? ये मेरा एक एरे है, यानी कि कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स है, क्योंकि यहाँ पर डेटा टाइप उसका इंट है, राइट। तो ये एक एक इंटीजर वेरिएबल्स को कलेक्ट करके बनाया गया है, राइट। तो ये मेरा जिसका साइज 4 है एरे का, तो ये मैंने बनाया है इंटीजर वेरिएबल्स यूज करके। अगर मैं पॉइंटर बनाऊंगा तो पॉइंटर जो बनेगा वो भी किस तरह से बनेगा, वो भी बनेगा मेरा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंटीजर डेटा टाइप से ही बन रहा है। ठीक है ना, ऐसे ही बनाते हैं हम लोग पॉइंटर्स भी। तो ये हो गया मेरे डिराइव डेटा टाइप्स। तो अब तक हमने सारे बिल्ट इन डेटा टाइप्स देख लिए हैं, डिराइव डेटा टाइप्स देख लिए, अब हमें देखना है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ठीक है। उसमें भी स्पेशली हमें देखना है क्लास। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रोग्रामिंग के लिए हमें देखना होता है क्लास। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मतलब क्या? यूजर कौन है यहाँ पर? यूजर वो है जो प्रोग्राम लिख रहा है, यानी कि अगर मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ तो मैं यूजर हूँ। ठीक है। यूजर जो है वो क्या करेगा, डिफाइन करेगा डेटा टाइप्स, यानी कि मैं खुद से अपना डेटा टाइप को डिफाइन करूंगा। जैसे यहाँ पर मेरे डेटा टाइप का नाम है इंट, कैर, फ्लोट, डबल, वैसे मैं मेरे डेटा टाइप का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, मेरा डेटा टाइप है। ठीक है। जैसे यहाँ पर इंट कैर, आप इसका नाम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होगा, मेरा डेटा टाइप होगा, मैं जो डेटा टाइप बना रहा हूँ, मैं उसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ। वो है मेरा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ठीक है। अब जैसे बिल्ट इन डेटा टाइप्स, अगर इंटीजर है तो आपको उसके अंदर इंटीजर ही रखना पड़ेगा, अगर कैरेक्टर है तो आपको उसके अंदर कैरेक्टर ही रखना पड़ेगा। लेकिन अगर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है तो ये मेरी मर्जी है कि मैं मेरे डेटा टाइप में किस तरह का डेटा रखूँ। हो सकता है मैं उसमें इंटीजर रखूँ, हो सकता है मैं उसमें कैरेक्टर रखूँ, हो सकता है मैं उसमें फ्लोट रखूँ, हो सकता है मैं उसमें तीनों डाल दूँ साथ में, कि इसमें तुम इंटीजर भी रखो, कैरेक्टर भी रखो, फ्लोट भी रखो, सब क्लब करके रखो, सब साथ में रखो, मेरी मर्जी, क्योंकि ये मेरा डेटा टाइप है।
आई होप कि आपको समझ आया होगा कि इसे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप क्यों कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्लास को सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये क्लास क्या है। तो क्लास समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे ये एक कंपनी है, इस कंपनी का नाम है वी कंपनी, ठीक है। अब ये जो कंपनी है, इस कंपनी का काम क्या है कि ये कंपनी ना फ़ोन्स बनाती है, ठीक है। फ़ोन्स बनाती है, दुनिया के सबसे बेस्ट फ़ोन ये कंपनी बनाती है। अब ये जो कंपनी है, इसे फ़ोन बनाना है, तो फ़ोन बनाने से पहले इसे एक चीज़ करनी होगी, वो है कि इसे फ़ोन का एक डिज़ाइन रेडी करना होगा, ठीक है। ये क्या है मेरे? ये है मेरे फ़ोन का डिज़ाइन, ठीक है। ये है मेरे फ़ोन का डिज़ाइन। तो मेरे कंपनी को सबसे पहले आपको फ़ोन का डिज़ाइन रेडी करना होगा, फ़ोन बनाने से पहले। अच्छा, इस डिज़ाइन में क्या होगा? इस डिज़ाइन में होगा कि उस फ़ोन के डायमेंशंस कितने होने चाहिए, भाई हमारे फ़ोन का हाइट कितना होना चाहिए, विड्थ कितना होना चाहिए, डिस्प्ले साइज़ कितना होना चाहिए, उसके अंदर कितनी मेमोरी होनी चाहिए, कौन-सा प्रोसेसर होना चाहिए, ठीक है? और ये बहुत सारी चीज़ें, वो सब कुछ इस डिज़ाइन में होगा, ठीक है? अच्छा, ये डिज़ाइन है, ये एक्चुअली फ़ोन नहीं बना रहे। फ़ोन बनाने से पहले भी हमको एक डिज़ाइन, एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा। जैसे घर बनाने से पहले पेपर पर हम उसका एक ब्लूप्रिंट तो बनाएँगे ना, कौन-सा रूम कहाँ पर होना चाहिए, कितना एरिया होना चाहिए, एक बिल्डिंग भी बनता है तो उससे पहले उसका एक ब्लूप्रिंट बनता है। ठीक वैसे ही फ़ोन बनाने से पहले फ़ोन का ब्लूप्रिंट तो रेडी करो, तो ये बन गया फ़ोन का डिज़ाइन। वो कंपनी सबसे पहले फ़ोन का डिज़ाइन बनाएगी। इस फ़ोन के डिज़ाइन में सारे डिटेल्स होंगे जो हमें फ़ोन में डालना है। तो हमारा फ़ोन कैसा होगा वो सब कुछ इसके अंदर लिखा है, इस डिज़ाइन में, इस टेम्पलेट में। एक बार ये डिज़ाइन, ये टेम्पलेट हमारा रेडी हो गया, तो इसी डिज़ाइन को यूज़ करके हम क्या करेंगे, हमारे फ़ोन्स बनाएँगे, ठीक है? मान लो इस कंपनी के फ़ोन को कहते हैं वी फ़ोन, ऐसा, ठीक है? तो ये बन गया मेरा एक फ़ोन। ये मेरा एक्चुअल फ़ोन है, ये मेरा डिज़ाइन है, ठीक है? डिफ़रेंस है दोनों में, डिज़ाइन में और एक्चुअल फ़ोन में, ठीक है? लेकिन इस फ़ोन में वही सारी चीज़ें होंगी जो मेरे इस डिज़ाइन में है। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा जो इस डिज़ाइन में नहीं है, राइट? इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा जो इस डिज़ाइन में नहीं है। इसके अंदर जो भी कुछ है वो सब कुछ कहाँ से आया है? इसी डिज़ाइन में से आया है। तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, क्या हम इस डिज़ाइन को यूज़ करके सिर्फ़ एक ही फ़ोन बना सकते हैं कि मल्टीपल फ़ोन्स बना सकते हैं? मल्टीपल फ़ोन बना सकते हैं। तो एक ही डिज़ाइन को यूज़ करके हम मल्टीपल फ़ोन्स बनाएँगे, ठीक है? अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि एक ही फ़ोन बनेगा। ऐसे मल्टीपल फ़ोन्स हमने बना लिए और हमने उसे सेल किया, सिंपल। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ क्या देखना है कि डिज़ाइन बना एक बार, एक डिज़ाइन, फ़ोन्स हमारे मल्टीपल बने, ठीक है? ऐसे। अच्छा, एक और चीज़ हमें क्या ध्यान रखना है कि ये फ़ोन का, सारे फ़ोन का स्पेसिफ़िकेशन तो सेम होगा क्योंकि सब कुछ सेम डिज़ाइन से ही बना है, तो सबके अंदर मेमोरी, सबके अंदर प्रोसेसर, सबका डिस्प्ले साइज़ सब कुछ सेम होगा। लेकिन इसमें डिफ़रेंट क्या हो सकता है? डिफ़रेंट हो सकता है इसके अंदर का डेटा, ठीक है? अब देखो इतने सारे ये 6 फ़ोन हैं, तो 6 फ़ोन 6 अलग-अलग यूज़र्स यूज़ करेंगे। सब अपने हिसाब से इसके अंदर अपना-अपना डेटा जो है वो स्टोर करेंगे। तो सबके अंदर डेटा जो है हो सकता है वो अलग हो, लेकिन सबका स्ट्रक्चर फ़ोन का वो सेम ही होगा, ठीक है? हो सकता है कि इस फ़ोन में कोई जो है कुछ गेम्स इंस्टॉल कर ले, वो उसकी मर्ज़ी, वो उसका डेटा है, वो अपने कुछ फ़ोटोज़ सेव करेगा, अपने कुछ इन्फॉर्मेशन सेव करेगा। इस फ़ोन में वो अपने हिसाब से वो कुछ अपने नोट्स कुछ उसने सेव कर लिया, अपना स्टडी मटेरियल यहाँ पे सेव कर लिया। तो डेटा जो है वो अलग-अलग है, लेकिन स्ट्रक्चर सेम है। इसे जितनी मेमोरी मिली है, उसे भी इतनी ही मेमोरी मिलेगी। तो स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई, तो आपको क्लास भी जो है वो बहुत ईज़िली समझ आ जाएगा। क्लास जो है वो बेसिकली हमारा डिज़ाइन होता है। ये जो हमारा फ़ोन डिज़ाइन है, इसी को मैं कह सकता हूँ ये मेरा क्लास है। ये क्या है मेरा? ये मेरा क्लास है। और ये जो सारे मेरे फ़ोन्स हैं, ये जो मेरे सारे फ़ोन्स हैं, इसे मैं कह सकता हूँ ये सारे मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं।
ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये क्लास और ऑब्जेक्ट, ये वर्ड बहुत बार अब यूज़ होने वाला है सी प्लस प्लस में। तो क्लास बेसिकली क्या है? ये मेरा डिज़ाइन है, ये मेरा टेम्पलेट है। आप क्लास एक बार बनाते हो, लेकिन ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स आप कितना भी बना सकते हो, आपके ऊपर है। लेकिन ऑब्जेक्ट जो बनेगा, वो क्या यूज़ करके बनेगा? वो क्लास यूज़ करके बनेगा। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट बना है, उसका टेम्पलेट, उसका ब्लूप्रिंट क्या है? क्लास है, ठीक है? ऐसा। अब ये तो हमें समझ आ गया इस एग्ज़ाम्पल में कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अब सी प्लस प्लस में आते हैं। सी प्लस प्लस में क्लास और ऑब्जेक्ट क्या है? कैसे बनता है? वो अब हम समझते हैं। तो सी प्लस प्लस में देखो, सबसे सिंपल मैं आपको समझाऊँ अगर, तो मेरा ये होता है इंट मेन फंक्शन, ठीक है? नॉर्मल। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिटर्न 0, जो कि नॉर्मली हमारा सी प्लस प्लस में होता है, ठीक है? अब देखो, मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, फ़ोन का एग्ज़ाम्पल है, यहाँ पर मैं एक स्टूडेंट का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। अगर कोई एक स्टूडेंट है, मुझे उस स्टूडेंट के कुछ डिटेल्स को सेव करना है, सिंपल। तो स्टूडेंट के क्या-क्या डिटेल्स मैं सेव कर सकता हूँ? मैं उसका नाम सेव कर सकता हूँ, मैं उसका रोल नंबर सेव कर सकता हूँ, मैं उसका एज सेव कर सकता हूँ, मैं उसका मार्क्स सेव कर सकता हूँ। चलो, बहुत सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं उसकी 3 चीज़ें मैं स्टोर करता हूँ। सबसे पहले होगा नेम, ठीक है? तो मैंने किया स्ट्रिंग नेम, ठीक है? ये एक वेरिएबल बना, जिसके अंदर मैं उसका उस स्टूडेंट का नाम स्टोर करूँगा। फिर मैंने इंट एज बनाया, ये एज क्यों बनाया? उसके अंदर उसका एज स्टोर कर लूँगा। और मैं फ्लोट बना देता हूँ। एक फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर मैं उसके मार्क्स स्टोर करूँगा, ठीक है? ये 3 वेरिएबल बना दिया मैंने, ऐसे, ये 3 वेरिएबल बना दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यार एक और स्टूडेंट बने, ठीक है? ये मेरा एक स्टूडेंट का डेटा के लिए मैंने 3 वेरिएबल बना दिया। मैं चाहता हूँ कि एक और बने। तो अगर एक और बनाना है तो फिर मैं क्या करूँगा, मुझे एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो मुझे उस दूसरे स्टूडेंट का भी नाम स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं मुझे एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जैसे नेम2 बना दिया, फिर एज2 बना दिया, ठीक है? फिर यहाँ पर मैंने मार्क्स2 बना दिया, ऐसे। तो ये 2 स्टूडेंट के लिए मेरे वेरिएबल्स बन गए। अब उसने कहा कि और 5 स्टूडेंट हमें ऐड करना है उस और ना सबके लिए एक ही साथ हमें काम करना है, तो कुछ ऐसे कुछ बना दो कुछ। तो अब हमें और सारे वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। अच्छा, अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आपको पता होना चाहिए कि किस वेरिएबल में जो डेटा है वो किस स्टूडेंट का है। जैसे एज, अब ये एज जो है वो किसका है? वो फर्स्ट स्टूडेंट का है, सेकंड स्टूडेंट का है, थर्ड स्टूडेंट का है, कैसे पता चलेगा? एज 2 जो है वो किस स्टूडेंट का है, वो कैसे पता चलेगा? हमने यहाँ पर नाम तो, अब सबको हम ऐसे नाम तो नहीं दे सकते, एज अंडरस्कोर स्टूडेंट 2 ऐसे करके तो हम नाम नहीं दे सकते, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम अपना खुद का एक डेटा टाइप बनाएँगे, ठीक है? हम क्या करेंगे, हमारा खुद का एक डेटा टाइप बनाएँगे, जिसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी से सारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या होगा? बताता हूँ। देखो, सी प्लस प्लस में हम हमें अगर खुद का डेटा टाइप बनाना है, तो हम यूज़ करेंगे क्लास, ठीक है? अभी थोड़ी देर पहले जो हमने देखा था, ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप क्लास, वही क्लास। तो क्लास कैसे बनता है? तो क्लास कैसे बनता है सी प्लस प्लस में? सी प्लस प्लस में क्लास बनाने के लिए आपको मेन फंक्शन के बाहर, ठीक है, आपको लिखना होगा क्लास, फिर उसके बाद आपको एक नाम चुनना है। ये नाम जो आप चुनोगे, ये नाम होगा आपके डेटा टाइप का नाम, ठीक है? जो हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बना रहे हैं, इस यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप को हमें कुछ तो नाम देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर मेरे डेटा टाइप को नाम देता हूँ स्टूडेंट। ये मेरे डेटा टाइप का नाम है। जैसे हमारे पास डेटा टाइप होता है इंटीजर, तो इंटीजर के डेटा टाइप का नाम क्या है? इंट। कैरेक्टर होता है तो उसके डेटा टाइप का नाम है कैर, ठीक है? वैसे ही हमने हमारे डेटा टाइप का नाम क्या रखा है? स्टूडेंट रखा है, ठीक है? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो डेटा टाइप होगा, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर एक इंटीजर वेरिएबल भी हो, फिर इसके अंदर जो है एक स्ट्रिंग वेरिएबल भी हो और एक फ्लोट वेरिएबल भी हो, ठीक है? ऐसे। अब देखो, मैं क्या करता हूँ, मैंने इसके अंदर 3 वेरिएबल बना देता हूँ। इंट मैंने लिखा एज, स्ट्रिंग ये मैंने बनाया एक वेरिएबल नेम, और मैंने लिखा फ्लोट, मैंने लिखा मार्क्स।
ऐसे 3 वेरिएबल्स मैंने यहाँ पर बना दिए। और जब भी आप क्लास यहाँ पर बनाओगे तो एंड में सेमीकोलन के बाहर यहाँ पर एंड में ये जो हमारा ब्रैकेट क्लोज हो रहा है यहाँ पर आप डालोगे सेमीकोलन। ये क्लास बनाने का एक तरीका होता है, ठीक है। ये जो आपका क्लास बना है, ये जो आपका क्लास बना है, ये क्लास बना मतलब ये हमने बना दिया डिज़ाइन। जैसे हमने यहाँ पर एक डिज़ाइन बनाया था ना, तो ये हमारे खुद के यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप का क्या बन गया, ये मेरे डिज़ाइन बन गया। ये डेटा टाइप को अभी हमने यूज़ नहीं किया, अभी हमने सिर्फ डेटा टाइप का डिज़ाइन टेम्पलेट रेडी किया है, ठीक है। अब मेन में जैसे अगर मान लो मुझे एक इंटीजर वेरिएबल बनाना होता है, नॉर्मली एक इंटीजर वेरिएबल अगर बनाना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इंट। तो सबसे पहले आप लिखोगे डेटा टाइप, स्पेस दोगे, फिर आप वेरिएबल का नाम दोगे ए, इज इक्वल टू लिखोगे, फिर यहाँ पर दोगे कोई भी एक वैल्यू 10। सिंपल, ऐसे ही बनाते हैं हम नॉर्मल वेरिएबल। नॉर्मल वेरिएबल में क्या है, इंट मेरा डेटा टाइप है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे मेरा खुद का बनाया हुआ डेटा टाइप जो है वो यूज़ करना है। तो मेरा खुद का बनाया हुआ डेटा टाइप का नाम क्या है, तो वो नाम है स्टूडेंट, जो हमने यहाँ पर दिया है। क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट। तो यहाँ पर जैसे हमने इंट ए बनाया था वैसे हम अपने डेटा टाइप का नाम लिखेंगे स्टूडेंट। और फिर जैसे हमने वेरिएबल का नाम हमने रैंडमली अपने मर्जी से कुछ भी दिया था, ए दिया था, वैसे मैं अपनी मर्जी से स्टूडेंट का नाम वेरिएबल का नाम देता हूँ S1। सिंपल ऐसे, ठीक है। जब आप ऐसे लिखोगे तो क्या होगा कि आपको मेमोरी में, ठीक है, आपका ये जो मेन मेमोरी होता है, इस मेन मेमोरी में अगर नॉर्मल आपका इंटीजर वेरिएबल है ए, तो कैसे बनेगा, आपका एक नॉर्मल सा वेरिएबल बन जाएगा। इस वेरिएबल का नाम होता है ए और आपने उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दिया है 10। सिंपल, ऐसे ही कुछ बन जाता है आपका वेरिएबल। लेकिन अगर आपने यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप जो मेरा स्टूडेंट है, अगर आपने उसका वेरिएबल बनाया है S1, तो ये कैसे बनेगा, देखो ये बनेगा कुछ इस तरह से। ये बना मेरा S1 वेरिएबल, ठीक है, ये बना मेरा S1 वेरिएबल। अब अगर इंटीजर वेरिएबल है ए तो उसके अंदर तो हमने इंटीजर स्टोर कर लिया, लेकिन S1 जो है वो इंटीजर वेरिएबल नहीं है। हमने क्या बोला, S1 के अंदर आप एक नहीं 3 वैल्यू स्टोर कर सकते हो। कौन कौन से, देखो उसके डिज़ाइन में क्या क्या आ गया है। आप उसके अंदर एक इंटीजर टाइप में कि एज सेट कर सकते हो, उसका स्ट्रिंग टाइप में आप उसका नेम सेट कर सकते हो, और फ्लोट टाइप में आप उसका मार्क्स सेट कर सकते हो। यानी कि ए में हमारे पास एक वेरिएबल था, करेक्ट, एक वैल्यू हमने स्टोर किया था 10, लेकिन यहाँ पर हमने मल्टीपल वैल्यू स्टोर किए। तो यहाँ पर हमारे लिए एज के लिए एक बन गया, फिर हमारे पास उसके नेम स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बना है, फिर फिर हमारे पास उसके मार्क्स को स्टोर करने के लिए भी एक वेरिएबल बना है। तो हमारे पास ऐसे 3 वेरिएबल बन गए। तो मेन में हमने जब लिखा S1, तो S1 एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में ये हमारा 3 वेरिएबल है। इसके अंदर हम इसके अंदर 3 वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, कोई एक वैल्यू नहीं, हम इसके अंदर 3 वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही जैसे हमने S1 बनाया, ठीक वैसे ही मैं कॉमा करके एक और वेरिएबल बना सकता हूँ S2। तो जब S2 बनेगा तो क्या होगा, जैसे ये, ठीक है, जैसे ये S1 बना है वैसे ही क्या बनेगा, वैसे ही मेरा S2 भी बनेगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, दोनों ही स्टूडेंट टाइप के ही है, राइट। दोनों ही वेरिएबल जो बने हैं वो मेरे स्टूडेंट टाइप के ही हैं। तो अब इस क्योंकि ये सेम क्लास से बने हैं, है ना, सेम क्लास से बने, तो दोनों का स्ट्रक्चर भी क्या है, सेम है। देखो वेरिएबल का नाम डिफरेंट है S2, स्ट्रक्चर जो है इन दोनों ही ऑब्जेक्ट का वो सेम है, ठीक है। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में हम वैल्यू कैसे डालेंगे, जैसे मेरा ये जो वेरिएबल है इंट ए, इसमें हमने नॉर्मली वैल्यू जो है ऐसे डाल दिया ए इज इक्वल टू 10 और इसके अंदर जो है इसका वैल्यू चला गया। लेकिन हम S1 इज इक्वल टू ऐसे करके हम इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डाल सकते, क्योंकि S1 तो ऑब्जेक्ट का नाम है। इस एक ऑब्जेक्ट में हमारे पास बहुत सारे मेंबर वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग वैल्यूज़ कैसे डालेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमारा क्लास बना है, ठीक है, क्लास स्टूडेंट, इसमें ये जो 3 वेरिएबल है एज, नेम, मार्क्स, ये सबको ना पहले हम लोग को यहाँ पर पब्लिक बनाना पड़ेगा। पब्लिक बनाना पड़ेगा मतलब इन सबके ऊपर यहाँ पे जो करली ब्रेसेस हमने ओपन किया है ना, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा पब्लिक, ऐसे पब्लिक लिख के यहाँ पर कोलन देना पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे होगा कि ये जो मेरे वेरिएबल्स बने हैं एज, नेम, मार्क्स, ये सारे के अंदर मैं वैल्यूज़ जो है वो मैं यहाँ से डाल सकता हूँ मेन फंक्शन से। इसका एक
एक एनालॉजी अगर मैं बताऊँ, जैसे अगर मेरे पास एक नॉर्मली मेरा फ़ोन, ठीक है, उस फ़ोन में कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो आप चेंज कर सकते हो, बस आप सेटिंग्स में जाके आप चेंज कर सकते हो, राइट। वो आपके लिए एक्सेसिबल है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो है वो आपके लिए एक्सेसिबल नहीं है, वहाँ पर हम जाकर कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट आता है वो आता है एक्सेस स्पेसिफायर का। और यहाँ पर हम किसी भी चीज़ को अगर पब्लिक बनाना है, तो पब्लिक बनाने के लिए हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा पब्लिक, ठीक है। अभी एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है ये मैं बताऊँगा आगे, लेकिन अभी के लिए हमें यहाँ पर लिखना है पब्लिक। पब्लिक लिखने से क्या होगा कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना है S1 S2, ये जो ऑब्जेक्ट बना है, मैं इसके अंदर वैल्यूज़ कैसे डाल सकता हूँ कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ S1, फिर यहाँ पे मुझे देना होगा डॉट, ठीक है। अब इस S1 ऑब्जेक्ट में, ये जो S1 ऑब्जेक्ट है, इसमें से कौन से वेरिएबल में मुझे वैल्यू डालना है, एज में डालना है या फिर नेम में डालना है या फिर मार्क्स में डालना है, किस में डालना है, वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ S1 डॉट एज, ठीक है। S1 डॉट एज इज इक्वल टू, यहाँ पे जो भी आपको एज डालना है, अगर मैंने डाल दिया 21 ऐसे, तो ये S1 डॉट एज ऐसा चला गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ऊपर पब्लिक नहीं लिखता, पब्लिक नहीं लिखता अगर मैं यहाँ पर ऐसे, तो ये क्या होता है, ये होता है प्राइवेट। ये तीनों के तीनों वेरिएबल्स मेरे बन जाते हैं प्राइवेट। प्राइवेट का क्या मतलब होगा कि S1 डॉट एज जो मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा, यहाँ पर इसको मैंने वैल्यू ऐसे असाइन किया, यहाँ पर मैं इसको ऐसे वैल्यू असाइन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो प्राइवेट है। तो प्राइवेट है यानी कि क्या, हम डायरेक्टली मेन फंक्शन से उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसको मैं अभी और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा जब हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ेंगे ना तब। लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा पब्लिक, ठीक है। पब्लिक लिख लिया यहाँ पे, तो ये तीनों वेरिएबल्स जो है मेरे पब्लिक बन गए। और यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट हमने डाला है, बनाया है S1 डॉट एज करके, ये तीनों में से हम लोग कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, एज को, नेम, मार्क्स, जो भी हमें चाहिए, ठीक है। तो जब मैंने लिखा S1 डॉट एज इज इक्वल टू 21, तो क्या होगा, S1 के इस ऑब्जेक्ट में एज नाम का जो वेरिएबल है इसके अंदर चला जाएगा 21, ठीक है। जैसे ये ऊपर जो मैंने एनालॉजी बताया था कि हमारे पास फ़ोन तो सबका स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन उसके अंदर डेटा जो है वो अलग अलग हो सकता है। तो ये वही है कि S1 डॉट एज किया तो S1 ऑब्जेक्ट के एज वेरिएबल में गया। अगर मैं इसी चीज़ को अगर कुछ ऐसे लिखता कि S2 डॉट एज, ऐसे S2 डॉट एज इज इक्वल टू 19 ऐसे लिखता, तो क्या होगा, S2 ऑब्जेक्ट में जो एज वेरिएबल है, S2 ऑब्जेक्ट में जो एज वेरिएबल है उसे मैं लिखता 19, ठीक है। कुछ इस तरीके से। वैसे ही हम यहाँ पर मार्क्स और नेम को भी वैल्यूज़ जो है वो असाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, उसको वैल्यूज़ जो हम असाइन करते हैं। अब इसको मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे मेरा फाइल बना हुआ है, मैं क्या करता हूँ, मेन फंक्शन के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर मैं क्लास बना लेता हूँ। तो क्लास बनाने के लिए सबसे पहले लिखना पड़ेगा क्लास, फिर आपको देना होगा क्लास का नाम। मैंने दे दिया यहाँ पर स्टूडेंट, ठीक है। ये क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पर ये जो ब्रैकेट बंद क्लोज हो रहा है मेरा, इसके बाद यहाँ पर आता है सेमीकोलन लास्ट में, ठीक है। फिर अब इसके अंदर आपको स्टूडेंट, जो आपका ये जो डिज़ाइन बना है, जो टेम्पलेट आपने बनाया है, जो क्लास बना है, इसके अंदर आपको स्टूडेंट के कौन कौन से डिटेल्स आपको सेव करना है, वो सब कुछ आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मुझे उसका एज एज सेव करना है, ठीक है। फिर मुझे उसके मार्क्स मार्क्स मुझे सेव करना है, फिर मुझे उसका नाम, ठीक है। ये 3 चीज़ें मुझे जो है सेव करनी है, ठीक है, ऐसे स्ट्रिंग, ठीक है। ये 3 चीज़ें मुझे सेव करनी, और ये सबको ही मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सबको ही मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा पब्लिक, ठीक है, ऐसे। इन सबको क्या बनाना पड़ेगा, पब्लिक, इंट, फ्लोट, इंट, और ये स्ट्रिंग टाइप के मेरे वेरिएबल्स बन गए, ठीक है। अब क्या करना है, अब मुझे बनाना है ऑब्जेक्ट। तो मैं मेन में आऊँगा, मैंने लिखा स्टूडेंट, ठीक है, S1 सिंपल। तो ये एक ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे वैल्यू डालना है, तो क्या करूँ, S1 डॉट जब मैंने किया, देखो यहाँ पर मुझे ऑप्शन आ गए, एज, मार्क्स, नेम, ये सारे ऑप्शन आ गए, ठीक है। यानी कि मैं मेरे मेन फंक्शन से इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारे वैल्यूज़ को मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं मान लो यहाँ पर से पब्लिक हटा देता हूँ, पब्लिक मैंने यहाँ से हटा दिया, और अगर मैं यहाँ पर अभी ट्राई करूँ S1 डॉट, तो देखो मुझे कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये इस ऑब्जेक्ट में ये तीनों जो वेरिएबल बने हैं अभी, एज, मार्क्स और नेम, ये तीनों प्राइवेट है।
अब ये जो प्राइवेट वेरिएबल्स बने हैं आप उनको यहाँ पर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ पब्लिक, तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि ये जो मेरा एज वेरिएबल बना है, ये एज वेरिएबल के ऊपर तो पब्लिक नहीं लिखा हुआ है, तो ये हो गया प्राइवेट। अब ये जो फ्लोट और नेम है, ठीक है, इस पब्लिक के नीचे जितने भी लिखे हैं वो सब कुछ हो जाएगा पब्लिक। इसका मतलब क्या होगा कि इस मेन फंक्शन से जब मैंने लिखा s1 डॉट, तो जो पब्लिक के लिए जो अवेलेबल है मार्क्स और नेम, वही सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। तो यहाँ से मैं सिर्फ इन दोनों में वैल्यूज़ चेंज कर सकता हूँ ऐसे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं ये तीनों ही जो मेरा वेरिएबल है, इन तीनों ही वेरिएबल को रखता हूँ पब्लिक, ठीक है। पब्लिक यानी कि क्या, ये पब्लिकली एक्सेसिबल होगा मेन फंक्शन में, यानी कि मैं s1 डॉट करके मैं तीनों ही वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। तो मैंने जैसे यहाँ पर वैल्यू असाइन कर दिया एज इज इक्वल टू 19, ठीक है। फिर s1 डॉट नेम, नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे कुछ भी नाम देना है, मैं नाम दे दिया। फिर s1 डॉट मार्क्स, यहाँ पे मैं कुछ एक मार्क्स उनका दे देता हूँ 56.7, ठीक है ऐसे। तो ये मेरे एक ऑब्जेक्ट जो है वो बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे एक और ऑब्जेक्ट बनाना है, तो s1 के बाद यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने, स्टूडेंट s2। तो इसके अंदर भी मैं वैल्यूज़ डाल सकता हूँ, कैसे डाल सकता हूँ, s2 डॉट, ठीक है, एज। देखो स्ट्रक्चर दोनों ही ऑब्जेक्ट का क्या होगा, सेम होगा। दोनों ही ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा सेम होगा, लेकिन उसके अंदर जो डेटा है, उसके अंदर जो डेटा है वो डेटा हमेशा चेंज हो सकता है, अभी सेम भी हो सकता है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, हमारे ऊपर है। लेकिन यहाँ पर हम वैल्यूज़ जो है कुछ इस तरह से देते हैं, सिंपल। तो ये दो ऑब्जेक्ट बन गए। तो ये जो मेरा क्लास है, इसने मेरा काम बहुत इजी कर दिया, इसने मेरा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। अब हमें स्टूडेंट चाहिए तो हम स्टूडेंट टाइप बनाया हमने खुद का, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बनाए, जितने ऑब्जेक्ट चाहिए बना दिए, सबके अंदर हमने वैल्यूज़ पे ऐसे स्टोर कर दिया। अब अगर मुझे कुछ नॉर्मली कुछ प्रिंट भी करना है तो मैंने लिखा सी आउट, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट 1 इज़, अब स्टूडेंट 1 का नेम कहाँ पर है, स्टूडेंट 1 का नेम जो है वो मुझे मिलेगा s1 डॉट नेम में, सिंपल, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आप सारे के सारे वैल्यूज़ भी आप जो है यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। तो इसको मैं कंपाइल कर लेता हूँ, ठीक है, ये कंपाइल हुआ। अब इसको मैं रन करता हूँ, देखो यहाँ पर आया ना, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक एंडल लेना चाहिए था, तो नेम ऑफ द स्टूडेंट 1 इज ऐसे। तो ये बेसिकली मेरा क्लास कुछ इस तरह ऐसे काम करता है। तो हम क्लास ऐसे बनाते हैं, ठीक है। क्लास में अभी के लिए हम इसको पब्लिक रखेंगे, नेक्स्ट आने वाले कुछ वीडियोस में हम इसको देखेंगे कि इसमें हम प्राइवेट कैसे कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड क्या होता है, ठीक है। अभी के लिए हम इसे पब्लिक ही रखेंगे सब कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट कैसे बनाया वो देखा, फिर उसके अंदर हम वैल्यूज़ कैसे असाइन करते हैं हमने वो देखा, ठीक है। और फिर उसको हम प्रिंट कैसे कर सकते हैं वो देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस क्लास में हम वेरिएबल्स के साथ साथ फंक्शंस भी बना सकते हैं। वो फंक्शन कैसे बनेंगे, उसे कैसे यूज़ किया जाता है, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वाले में सिर्फ इतना ही।